हम लोगों ने समझ लिया कि पे इन स्लिप को कैसे यूज करते हैं और ब्लैंक चेक्स को कैसे यूज करते हैं। अब आ जाते हैं अपने रोकड़ बही पर, जो डबल कॉलम है, दो कॉलम्स हैं इसमें, डबल कॉलम कैश बुक में। तो होता क्या है कि सारी चीजें हम लोगों ने पहले समझ ली हैं। जब हम लोग सिंगल कॉलम की बात करें तो वहां पे सिर्फ नगद में ट्रांजेक्शन हो रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक वाले जो लेन देन है वो भी हम लोग यहीं पर इंक्लूड कर लेंगे। और सीधी सी बात है कि बैंक खाता और कैश यानी कि नगद खाता दोनों ही आपकी क्या है, परिसंपत्तियां हैं, एसेट्स हैं। तो अगर ये बढ़ते हैं, अगर कैश कंपनी का बढ़ता है या फिर बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं, तो कंपनी के नजरिए से वो परिसंपत्ति है, एक एसेट है। और एसेट जब भी बढ़ता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो सीधा सीधा हो जाएगा कि अगर आपको प्राप्तियां होंगी तो आप डेबिट करोगे, और अगर आपको भुगतान करना होगा तो आप क्रेडिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि परिसंपत्ति कम हो रही होती तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में। अच्छा, अब इसमें एक दो चीजें और समझने की हैं। होता क्या है कि जब भी कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा होता है ना, इसमें सबसे पहली जो एंट्री होती है वो होती है हम लोगों की बैलेंस। ठीक है, ब्रॉट फॉरवर्ड को बीडी भी लिखते हैं, ब्रॉट डाउन भी बोलते हैं। मतलब आपके पास जो पहले से ही पैसे थे, ठीक, जैसे आप कर, होता क्या है कि रोकड़ भाई नॉर्मली एक महीने के लिए बनाई जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आपने 2020 चल रहा है और जून महीने के लिए बनाई, मान लेते हैं, तो ये एक महीने की बनेगी। इसका मतलब जून से जस्ट पहले कौन सा महीना था, हमारा मई था। तो 31 मई को जो भी हमारे पास पैसे थे, वो पैसे रोकड़ में यानी कि कैश अकाउंट में और बैंक अकाउंट में कितने रह गए थे उनको हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे एक बात और थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, कैश आपके पास जीरो हो सकता है, जीरो से ज्यादा क्या हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव कैश हो सकता है, क्या कुछ नगद, आपके नगद खाते में कुछ निगेटिव बैलेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, पूरे पैसे खत्म हो गए। लेकिन यहां पर कभी कभी बैंक में उल्टा काम हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखो, ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है वो बैंक देती है। कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी बड़ी प्रतिष्ठित दुकान है, बहुत प्रतिष्ठा है आपकी दुकान की, और आपकी दुकान में बहुत सारा रोज लेन देन होता है और रोज का रोज पैसे जमा होते रहते हैं बैंक्स में। अच्छा, अब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा की वजह से बैंक को ये लगता है कि इनका रोज का ट्रांजैक्शन है, और मान लीजिए आपने क्या किया, अपने किसी और जिसको आपको पैसे देने थे, आपने चेक लिख करके दे दी 20,000 रुपए की। ठीक, और बैंक अकाउंट में उस दिन आपके में मान लीजिए 15,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो बैंक ये सोचेगी कि यार आपके पास 15,000 रुपए हैं और आप 20,000 रुपए की चेक है, तो आपके वैसे तो चेक ऑनर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने की तो चेक लिख सकते हो। लेकिन हो सकता है आपकी प्रतिष्ठा को देख करके बैंक ने कह दिया कि आपको हम 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। किसकी सुविधा देते हैं? ओवरड्राफ्ट की। अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा का मतलब भी हुआ कि आपके अकाउंट में आप 10,000 रुपए ज्यादा तक की चेक भी किसी को लिख सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप पैसे तो दे ही दोगे। ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा है, आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अच्छा काम करने का मतलब है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि समाज सेवा हो रही है ना, और बिजनेस समाज सेवा लिंक भी है, वो अलग इशू है। तो होता क्या है कि ओवरड्राफ्ट में क्या हो जाता है, मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया कि आपके पास 15,000 रुपए थे, आपने 20,000 की चेक लिख दी और बैंक ने पास भी कर दी, तो आपके अकाउंट में नेगेटिव रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? नकारात्मक हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे केस में क्या हो जाता है, बैंक वाले साइड पर आपको नकारात्मक बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। कब? जब आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली है और आपने उसको यूज कर लिया है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको हम एक कुछ उदाहरण देखेंगे, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी एक एक करके। उसके पहले एक दो चीजें और हैं। एक तो ये है कि बैंक में कैसे बैलेंस कैसे आता है। तो हो सकता है आपने किसी को सामान बेचा, उसने आपको चेक दी। अब अगर जिस दिन आपने सामान बेचा और उसी दिन आपको चेक मिल गई और आपने उसी दिन बैंक में चेक लगा दी, क्या मैंने बोला, आपको चेक मिली और आपने बैंक में चेक उसी दिन लगा दी, तो आप वो पैसे सीधे सीधे बैंक अकाउंट में डेबिट कर दोगे। आप मान लोगे कि बैंक में हमारा पैसा चला गया। ठीक, लेकिन अगर ऐसा है कि आपने किसी से चेक ली, आपको किसी से चेक मिली, अब वो चेक जो आपको मिल गई है वो आप उस दिन नहीं लगा रहे हो, आपने किसी और दिन जमा की। तो जिस दिन आपको चेक मिली है उस दिन आप बैंक में डेबिट नहीं करोगे, आप रोकड़ में कैश में डेबिट कर दोगे। ठीक है, मान लीजिए 5,000 रुपए की चेक थी तो आपने उसको रोकड़ में डेबिट कर दिया। ठीक, फिर जिस दिन आप लगा रहे हो उस दिन क्या करोगे, आप रोकड़ को क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि कैश आपने मान लिया बैंक में जमा हो गया और बैंक को आप डेबिट कर दोगे। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रति प्रविष्टि। क्या बोलते हैं? प्रति प्रविष्टि। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होता है इसका मतलब? बहुत ही आसान है भाई। आपके पास इसमें देखो दो अकाउंट्स हैं,
ठीक है, अकाउंट्स वैसे नहीं था, ये जर्नल का हिस्सा है और जर्नल में कैश बुक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स कौन कौन से नहीं बनाएंगे, ना हम कैश अकाउंट बनाएंगे ना हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपको इसी में मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, रोकड़ से रोकड़ को कम कर दिया। जब आपने बैंक में जमा किया तो आपको क्या हो गया, आपने माना कि कैश कम हो गया और वो वाले तो रोकड़ में कम हो गया, यानी कि आप क्रेडिट कर दोगे और बैंक में आप कर दोगे डेबिट, है ना। तो क्या हो रहा है कि इसी में सारी चीजें दिख जा रही हैं। तो आप अगर ऐसा करते हो कि आपने रुपए लेकर के बैंक में जमा किए तो रोकड़ हो जाएगा कम, बैंक में जाएगा बढ़, ठीक, और दोनों ही चीजें यहां पर दिख रही हैं, तो दो हो जाती है कॉन्ट्रा एंट्री, प्रतिप्रविष्टि है। और ऐसे उल्टा सोचो कि बैंक से आपने पैसे निकाल लिए, कैश निकाला, तो जब आपने बैंक से कैश निकाला तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक वाला जो आपका कॉलम है उसको आप क्रेडिट कर दोगे, उसमें लिख दोगे, और कैश को यानी कि रोकड़ को आप बढ़ा दोगे। तो जब ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना, बही खाता की प्रश्न संख्या जो रहती है, बही प्रश्न संख्या, ये हम लोग किसके लिए कर रहे होते हैं, लेजर के लिए कर रहे होते हैं। तो जब भी ऐसी चीज होती है, अब क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपको उदाहरण बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग वो संख्या लिखते हैं जिस पेज पर वो अकाउंट है जिसकी वजह से हमारे यहां पर एंट्री हो रही है। नहीं है बात समझ में? देखो मान लो एक उदाहरण देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 2000 रुपए का सामान बेचा, क्या किया, 2000 रुपए का सामान बेचा और आपने कैश में बेचा, तो आपका क्या हो जाएगा, कैश आपका 2000 रुपए से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने सामान बेचा, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे सेल्स या फिर लिखोगे विक्रय, ठीक है। हिंदी में आप लिख दोगे विक्रय, इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो इसी को लिख दोगे सेल्स, ठीक। अच्छा, अब ये सेल्स जैसे ही आपने लिखा तो ये वाली एंट्री सेल्स अकाउंट में किस पेज पर है वो पेज नंबर लिखोगे। मान लो 15 नंबर पे थी तो 15 नंबर आपने लिख दिया। अच्छा, अब समझना, अब मैंने क्या बोला कि आपने 2000 रुपए, इसकी जगह ऐसा किया आपने कि 2500 रुपए बैंक से निकाल लिए, तो कैश आपका बढ़ गया। तो आपने क्या किया, कैश आपका बढ़ गया, कहां से निकाले, तो बैंक से आपने निकाले, ठीक। अभी आप समझना। अच्छा, अब बैंक अकाउंट तो आपने मेंटेन किया नहीं है और साथ में क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट आपका कम हो जाएगा 2500 से, तो आपने 2500 रुपए से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और ये क्या हुआ है, कम हुआ तो गया कहां पर, कैश में गया, तो आप विवरण में यहाँ पे कैश लिख दोगे या रोकड़ लिख दोगे, ठीक है। मान लो आपने रोकड़ लिख दिया, लेकिन ना ही आपके पास रोकड़ खाता है और ना ही आपके पास बैंक खाता है। क्यों? क्योंकि हमें मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें कैश बुक में ही मिल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कोई प्रश्न संख्या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे सी लिख देते हैं। सी मतलब कॉन्ट्रा है। सीख से समझ लो कि हमें कोई भी पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि दोनों अकाउंट्स यहीं पर दिख जा रहे हैं, दोनों एंट्रीज आपको यहीं पर दिख जा रही हैं, कैश की भी और साथ में बैंक की भी, तो आप यहां पर भी सी लिख दोगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही लाइन में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतना भरा होता तो आप इसको नीचे लिख देते हैं, हो सकता है ये ऊपर और ये नीचे आ जाए, लेकिन दोनों एंट्रीज आपस में लिंक्ड हैं। और वो एंट्री एक ही दिन की कैसे पता चलेगा, आप तिथि भी तो लिखोगे, तो यहां पर भी तिथि होगी और यहां पर भी तिथि होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस डेट की कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री, समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिप्रविष्टि। अब हम लोग इसका एक उदाहरण देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उदाहरण देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एक उदाहरण में क्या है, एक सौदे जो है टूल इंडिया से संबंधित दे रखे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है वो हमें दे रखे हैं और इन ट्रांजेक्शन्स को आराम से समझेंगे। कब की बात हो रही है, 2017 की बात हो रही है और सितंबर महीने की। देखिए 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के सारे ट्रांजेक्शन्स हमें दे रखे हैं और हम लोगों ने बात की थी कि नॉर्मली 1 महीने के लिए हम लोग बनाते हैं इसको, फिर अगले महीने के लिए अगला बन जाएगा जब भी कैश बुक की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अच्छा, और साथ में जर्नल का हिस्सा ये भी आपको पता ही है। 1 सितंबर को क्या हुआ, बैंक का शेष आपको दे रखा है और रोकड़ शेष दे रखा है। इसका मतलब सितंबर से जस्ट पहले अगस्त महीने में आखिरी समय पर जो बचा होगा अमाउंट, वो ये अमाउंट है, ठीक है। और फिर 4 सितंबर, 8 सितंबर, 13 सितंबर, इनको अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स हैं। इनकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे अपने अकाउंट में, इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक। अच्छा, यही समझना है। आप ये सारी चीजें समझ जाओगे तो जो हम लोगों ने तक थ्योरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स में, ठीक है। अकाउंटेंसी में याद रखिएगा, लेखा शास्त्र में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग एंट्री करते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि बैंक शेष है और रोकड़ शेष है, कितना कितना है, 42,000 और 15,000 है। आराम से इसको लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग डेट डाल देंगे, 2017 की बात है और सितंबर भी आप लिख दीजिए, ठीक। कई बच्चे इंग्लिश में भी एंट्री करते तो मैं हिंदी की लिखूंगा और साथ में इंग्लिश में बता दूंगा। अब इसी में पहली जो एंट्री हो रही है वो क्या हो रही है, 1 सितंबर की है। क्या एंट्री है, बैंक में आपके पास पैसे हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे, क्या करोगे, शेष लिख दोगे। तो शेष जो आपने लिखा दोनों का ही है, ठीक है। इसको ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं और इसी को जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो क्या लिख देते हैं, मैं इसी चीज को बता रहा हूं, इसको लिख देते हैं हम लोग बैलेंस बी डी, ठीक है। ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है,
आपके पास क्या प्रश्न संख्या आप अभी लिखोगे? ये तब लिखते हैं जब हम लोग पोस्टिंग कर रहे होते हैं, जब खतौनी कर रहे होते हैं। तो खतौनी तो अभी कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रोकड़ के नीचे लिखेंगे। रोकड़ में कितना आपके पास पैसे हैं? 15,000। और बैंक में कितना पैसे हैं? 42,000। अच्छा, इसमें और कोई सूचना हमको अभी तक मिली है? नहीं मिली। अच्छा, अब अगली एंट्री को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक द्वारा माल का क्रय। तो आपको आपने चेक में पे किया और आपने सामान खरीदा, तो क्या किया, क्रय खाता, ठीक है, परचेज अकाउंट। तो आपने पे किया है, तो प्राप्ति है या भुगतान है? सीधी सीधी बात, ये तो भुगतान है। देखिए भुगतान मैंने बिगाड़ दिया गलती से, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये है आपका क्रेडिट साइड, भुगतान साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड हमेशा भुगतान साइड नहीं समझिएगा, इस अकाउंट के लिए, इस बुक के लिए। अकाउंट तो नहीं है, सीधे सीधे बोलेंगे। हालांकि यहाँ पर अकाउंट का भी काम होता है, रोकड़ और साथ साथ में किसका, बैंक का। बैंक अकाउंट और रोकड़ अकाउंट भी आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रय किया है। तो जब क्रय किया है तो आपने पेमेंट किया है, और किस तारीख को किया है, 4 सितंबर को किया है। तो आप यहाँ पर भी डेट डाल दीजिए, 2017 पहले लिख दिया, फिर हम लोगों ने सितंबर लिख दिया और फिर डेट डाल दी। कितनी डेट है, 4 तारीख है। क्या किया है, चेक द्वारा माल का क्रय किया है। तो माल का क्रय किया है चेक द्वारा, तो आप रोकड़ आपका कम हो रहा है या बैंक से कम हो रहा है? आपने कैश में नहीं पे किया है, बैंक से पे किया है। और कितने का किया है, 12,000 रुपए का। तो आप 4 तारीख के सामने 12,000 रुपए से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि भुगतान हुआ है। और साथ में किस लिए किया है भुगतान, तो आपने क्रय किया है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं हम लोग क्या, परचेजेस, क्योंकि परचेजेस अकाउंट से रिलेटेड है। और यहां पर भी हम लोग जो प्रश्न संख्या वो अभी नहीं लिखेंगे, जब हम लोग पोस्टिंग कर रहे होंगे परचेज अकाउंट में, तो हम लोग किस पेज नंबर पर था वो लिख देंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर कोई रोकड़ में एंट्री होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। आगे बात समझ में, जरूरी नहीं है दोनों जगह पर, एकदम स्टार्टिंग की थी एंट्री, इसलिए दोनों एक साथ हो गई, ठीक है। अच्छा, बाकी जगह पर एक साथ आएगी ही नहीं, कहीं पर नहीं आएगा। अब अगला जो पॉइंट है वो आता है नगद धनराशि पर माल का विक्रय। क्या किया गया है, नकद धनराशि पर माल का विक्रय किया गया है 6,000 रुपए से। अब 6,000 रुपए से विक्रय किया गया, तो आपको नगद पैसे मिल गए, तो आपका नगद जो अकाउंट है वो बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 6,000 से। रोकड़ था ना, रोकड़ बढ़ गया। और क्या किया आपने, विक्रय किया, तो आपने यहाँ पे विक्रय लिख दिया, एकदम आसान है। उसके बाद से आपने क्या किया, तारीख लिखी थी पहले। अब मैंने पहले नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाइए तारीख कितना है, 8 सितंबर की बात है, तो 8 सितंबर हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, नगद द्वारा मशीनरी खरीदी। तो खरीदी यानी कि आपने भुगतान किया, और नगद से किया, कितने की खरीदी आपने, 5,500 रुपए की, ठीक है। ये एंट्री हो गई 13 सितंबर की। तो आपने कुछ नहीं किया, आराम से 13 तारीख लिखा, और उसके बाद से क्या किया, मशीनरी खरीदी, तो आपने मशीन लिख दिया, ठीक है। मशीन खरीदा है, या मशीन अकाउंट है, मशीनरी कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चेक द्वारा खरीदा है, हाँ चेक द्वारा खरीदा है, तो यहां पर भी बैंक को ही आप 5,500 से क्रेडिट कर दोगे। आगे बात समझ में। उसके बाद माल बेचने पर चेक प्राप्त हुई, और उसी दिन प्राप्त हुई, उसी दिन बैंक में आपने जमा भी कर दिया। तो जब आप उसी दिन कर देते तो हम क्या करते हैं, उसको बैंक का ही मानते हैं, फिर तो हम उसको कैश नहीं मानते हैं। माल बेचने पर चेक प्राप्त हुई, तो आपने फिर से क्या बेचा, विक्रय किया, और आपको चेक प्राप्त हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, और आपने उसी दिन लगा दी, तो आप बैंक में जाओगे, सीधा सीधा कैश में नहीं जाओगे। और कौन सा दिन है ये, 16 सितंबर है, तो आपने 16 सितंबर को विक्रय कर दिया, और विक्रय करने पर कितने का किया, 4,500 का। तो ये आपका 4,500 आ जाएगा बैंक में, ठीक। अच्छा, अगला क्या हुआ, नगद पर मृदुला से माल खरीदा। तो माल खरीदा और नगद पे खरीदा 17,400 रुपए का, तो आपने पेमेंट किया है, माल खरीदा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से आपका हो जाएगा विक्रय, सॉरी क्रय। और डेट क्या थी इसकी, डेट है 17 सितंबर। कितने का किया है, 17,400 का, और नगद पर किया है, तो आप 17,400 से नगद को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, जमा पक्ष में लिख दिया। फिर चेक पर स्टेशनरी का क्रय। क्या किया आपने, चेक पर स्टेशनरी, ये बहुत ही आसान है, अब 1100 से फटाफट करते चले जाते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ूंगा आपको और यहाँ पे मार्क होता जाएगा। चेक पर स्टेशनरी का क्रय किया, तो यहाँ पर आप स्टेशनरी लिख दो। कैसे किया है, चेक से किया है, ठीक है। डेट क्या थी, डेट है 20 सितंबर, तो आपने भुगतान किया है, लेकिन चेक से किया है, इसलिए बैंक अकाउंट में जाएगा, कितना हो जाएगा, 1100 रुपए का, 1,100 का, ठीक है, हो गया। उसके बाद से क्या किया, 27 सितंबर को आपने बैंक से नगद आहरण किया। ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्यों, अब सोचो, बैंक से आपने नगद निकाला, जो हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, ओ सॉरी, इससे जस्ट पहले एक एंट्री और है, उसको भी देख लेते हैं। रोहित को चेक से भुगतान किया गया, तो ये भी बहुत आसान है। रोहित को भुगतान किया है, कब किया है, किस दिन किया है, 24 सितंबर को किया है, चेक से किया है, तो यानी कि बैंक आपका कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट में आप 1,500 रुपए को क्रेडिट कर दोगे, ठीक। अच्छा,
अब अगली जो एंट्री थी जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा था 27 तारीख की है, बैंक से आपने नगद निकाला, कैश निकाला, विदड्रॉ कर लिया, कितना कर लिया 10,000 रुपए का। तो आप ये सोचो कि बैंक अकाउंट तो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक से आप पैसे निकल रहे हैं, तो बैंक अगर कम होता है तो वो क्रेडिट साइड पर जाएगा, और कैश तो आपका बढ़ रहा है तो कैश आपका जो है वो 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा। लेकिन ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री, क्यों? क्योंकि रोकड़ और बैंक दोनों ही यहां पर दे रखे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, कितनी तारीख है ये 27 तारीख, तो 27 तारीख में आप क्या कर दो, आराम से यहां पर आपने लिखा बैंक, क्योंकि बैंक से ही आपको पैसे मिल रहे हैं, और आपने यहां पर आराम से पृष्ठ संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप सी लिख देते हो। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। आपने यहीं पर सी पहले से लिख दिया, क्यों? क्योंकि बैंक और रोकड़ खाता अलग से मेंटेन किया ही नहीं किया, तो उसमें पेज नंबर की बात ही नहीं उठती है। यहां पर आपने सी लिख दिया, और क्या हुआ, आपका रोकड़ कितने से बढ़ गया, 10,000 रुपए से। और साथ में सेम एग्जैक्टली सेम एंट्री 27 तारीख को अब क्या हुआ, आपने रोकड़ में ट्रांसफर कर दिया। पहले तो रोहित को हुआ था, ठीक है, अब बैंक से रोहित को हुआ तो रोहित का नाम लिखा गया था। इस बार क्या हो रहा है कि कैश में ट्रांसफर हो रहा है, और कितना हो रहा है, 10,000, तो आपने वो भी लिख दिया। आगे बात समझ में? अच्छा, अब अगला है चेक से किराए का भुगतान किया। तो आपने क्या किया, भुगतान किया, चेक से किया है तो किराया आपने लिख दिया और किस दिन किया है, 30 तारीख को किया है, महीना खत्म हो रहा है। महीने खत्म होने पर आपने 2,500 रुपए से चेक से भुगतान कर दिया। फिर वेतन का भुगतान, अब वेतन का भुगतान हमें लिखा नहीं कि कैसे किया, चेक से किया है, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप मान लीजिए जब नहीं दे रखा है हर जगह पर, चेक से दिया हुआ है, तो वो कैश में मान लेंगे। और हम वहां पर लिख भी देते हैं कि हमने मान लिया है, कि जिससे कि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने क्या मान करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप लिख दो कि हमने मान लिया है। जब कुछ भी नहीं दिया है तो आप लिख दो स्पष्ट कि मैं मानता हूं कि ये भुगतान नकद में हुआ है, और नगद में मान के आप कर दीजिए। आपको जो मानना है आप वो लिख देंगे, तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि अच्छा ये सोचते हुए किया, इस वजह से प्रश्न गलत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस तरह का कंफ्यूजन रहता है अकाउंट्स में। अब ये क्या हुआ, 30 तारीख का हुआ है, नगद भुगतान किया तो भुगतान साइड पर ही आ जाएगा, और ये भी 30 तारीख को है, क्या है, वेतन। लेकिन ये हम लोग मान लेंगे कि उसमें रोकड़ में भुगतान किया है, नगद में किया है, तो कितने रुपए का है, 3,500 का। ये हमारी हो गई एंट्रीज, ठीक। अब हम लोगों ने जब सारी एंट्रीज कर ली है ना, तो उसके बाद से कुछ नहीं करना, बस बैलेंस देखना है। ये टोटल कितना है, देखिए 15,000 है, 6,000 और 10,000, तो 15, 6, 21 और 10, 31,000 हो गया, ठीक है। 31,000 आपका पूरा इधर आ गया। ये कितना हो गया, 42,000 और 4,500 है, तो 47,500 हो गया, ठीक। ऐसे ही आप एक बार यहां पर जोड़ लो, क्या कर लो, जोड़ लो। तो आप कितना जोड़ोगे, 17,000 में 3,000 जोड़ोगे 20,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20,900। कितना हो गया, 20,900। और ये देखिए कितना हो रहा है, 12,000, 12, 5, 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 500, 500 मिलाकर के 20,000 हो गया, 100 बाकी है अभी। 20 में आप 10 जोड़ोगे 30,000 हो जाएगा, और 30 में आप 2 जोड़ोगे 32,000 हो जाएगा, तो 32,600 और दिख रही है, ठीक है। अब देखो ये आपका 20,900 है, रोकड़ साइड का जो भी आपका इधर आ रहा है टोटल बैलेंस, और यहाँ पर 32,600 है। जबकि डेबिट साइड पर आप देखोगे तो 31,000 मिल रहा है, और आपको 47,500 मिल रहा है। तो आप क्या करते हो, बैलेंसिंग एंट्री करते हो। तो बैलेंसिंग एंट्री को हम लोग हिंदी में क्या लिख देते हैं, शेष। और ये क्योंकि महीने के अंत में हो रही है, तो पहले आप 30 तारीख यहाँ पर लिख दोगे, और इसको ऐसे करके हम लोगों ने लिख दिया। इसी को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग लिख देते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो सीडी लिख देते हैं, या सीएफ भी कर देते हैं, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड, यानी कि आगे ले जा रहे हैं। अब क्या हो जा रहा है, यहां पर जो आपका टोटल बैलेंस बन करके आ रहा है ना, वो आप कितना निकल के आया, ये जो अमाउंट है ये कम है, ये ज्यादा है, तो आप इस साइड पर इसीलिए कर रहे हो। 31,000 से आप 20,900 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 10,100। और इसी तरह आप 32,600 को घटाओगे किससे, 47,500 से, तो आपको कितना मिलेगा, 15,000 है, 14,000, 14,900, ठीक। अब आपका टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। मैंने यही बताया था कि बैलेंस अलग अलग हो जाएगा, फिर हम आप क्या करोगे, एक बैलेंसिंग एंट्री लेकर के आओगे, और फिर आप कर दोगे बैलेंस। तो ये आपका 31,000 हो गया, और ये आपका हो गया 006 से था 5, 47,500, ठीक। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे हम, अब अगले महीने की स्टार्टिंग करेंगे। तो अगला महीना क्या होगा, सितंबर के बाद से आ जाएगा अक्टूबर। तो आप यहां पर ऐसे लिख दोगे अक्टूबर, और कौन सी तारीख है, 1 तारीख को। अब ये वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, यहां पर हमारे शेष क्या बचा था इस बार के लिए, इस महीने के अंत में 10,100। तो आप यहां पे लिख दोगे 10,100, ठीक है। ये आपका रोकड़ शेष बच गया, क्योंकि वो आपने बैलेंस किया था, और ये आप रोकड़ कॉलम में लिख दिया। और बैंक में आपने क्या लिख दिया, 14,900 बचा है, तो 14,900। अब ऐसे देखिए कि एकदम स्टार्टिंग में 15,000 का और 42,000 रुपए का आपके पास जो पहले से शेष आया था अगस्त महीने के बाद से, वो था।
सितंबर के बाद से आपका 10,100 का कैश हो गया और 14,900 का क्या हो गया बैंक में। तो एक तरह से सोचो कि बैंक आपका रोकड़ भी थोड़ा सा कम हुआ है और बैंक में भी जो पैसे थे वो कम हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इस महीने आपने खर्चा ज्यादा किया है और आपकी कमाई कम हुई है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सारी एंट्रीज देखी बहुत अच्छे से, एक उदाहरण की, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, कौन सी कब हम डेबिट साइड पे लिख रहे होंगे, कब हम क्रेडिट साइड पे कर रहे होंगे। हमने काउंटर एंट्री भी देखा और इन सारी चीजों को देखने के बाद से आपको जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था किसका, सिंगल कॉलम का, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये काउंटर एंट्री एक यहाँ पर थी और दूसरी काउंटर एंट्री आपकी, ओह मैंने इधर काउंटर एंट्री लिखी नहीं, देखिए अच्छा हुआ, ये आपका रोकड़ था 27 तारीख का, ये आपकी काउंटर एंट्री थी, तो ये भी काउंटर एंट्री थी। हम लोगों ने ये भी देखा था, मैंने उस टाइम पर छोड़ दिया उसको, तो उसको आप स्किप कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। जो द्वि स्तंभ भी है, रोकड़ बही है, उसको हम लोगों ने समझ लिया। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।